हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 8 अगस्त 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। कोशिश कर, हर चीज़ का हल निकलेगा। मेहनत करते जा, आज नहीं तो कल तू जरूर निखरेगा। जो लोग मेहनत करते हैं, हो सकता है उनको जल्दी सफलता ना मिलती हो, लेकिन अगर वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो एक दिन जरूर ऐसा आता है जब उनको सफलता मिलती है। किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से मिलती है। सब कुछ आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी कमजोरियों को तुरंत भांप लेते हैं और उस पर वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई एक सब्जेक्ट कमज़ोर है और उस सब्जेक्ट में भी एक टॉपिक आपका कमज़ोर है। यानी मैथ में आप मान लीजिए आपका मेंसुरेशन वीक है, तो आप उसको तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करिए, उसको समझिए। और एक टाइम ऐसा आएगा जब मेंसुरेशन पर आपकी अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी, तब आप बोल सकेंगे कि हाँ, मैथ भी मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन बन चुका है। और ऐसे ही लोग जो अपनी कमियों को पहचान कर दूर करते हैं, सफल होते हैं। चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली है, केरल में विमान हादसा, 17 की मौत। बारिश के चलते लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर घाटी में गिर गया था विमान और 2 टुकड़े हो गए थे। इसमें 17 लोगों की मौत हो गई है। दूसरी न्यूज़ है, प्रदीप जोशी बने यूपीएससी के नए चेयरमैन। और तीसरी न्यूज़ है, भेड़ चाल से मुक्त करेगी नई शिक्षा नीति। ये बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। केरल में विमान हादसा, 17 की मौत। वंदे भारत अभियान के तहत खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को वापस ला रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हो गया। भारी बारिश के चलते रनवे पर पानी भरा था और लैंडिंग के समय विमान फिसलकर लगभग 50 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में विमान के पायलट कैप्टन दीपक साठे और सह पायलट अखिलेश कुमार भी शामिल थे। हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विमान में कुल 190 लोग सवार थे। मलपुरम जिले के कलेक्टर के आर गोपाल कृष्णन ने 17 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी 16 लोगों के मारे जाने की बात कह रहे हैं। करीब 1.5 घंटे तक चले बचाव कार्य में सभी यात्रियों को विमान से निकाला गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि बोइंग 737 यानी 737 विमान दुबई से कालीकाट आ रहा था। कोझिकोड के कारीपुरम एयरपोर्ट के टेबल टॉप रनवे संख्या 10 पर शुक्रवार की शाम 7:41 पर उतरते हुए हादसे का शिकार हो गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। पहले हिस्से को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। नेक्स्ट न्यूज है, प्रदीप जोशी बने यूपीएससी के नए चेयरमैन। कानपुर के वीएसएसडी डिग्री कॉलेज के पूर्व छात्र डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी, शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। यूपीएससी में अब तक वह सदस्य थे। उनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक का होगा। वीएसएसडी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर श्याम बाबू गुप्त ने बताया कि मैंने उन्हें पढ़ाया है और वह मेधावी थे। ग्वालटोली में रहने वाले जोशी ने वर्ष 1972 से 1976 में कानपुर से बीकॉम व एमकॉम की पढ़ाई की है। उसके बाद 1 वर्ष तक वाणिज्यिक संकाय में अध्यापन कार्य किया है। नेक्स्ट न्यूज है कि भेड़ चाल से मुक्त होगी नई शिक्षा नीति। और यह स्टेटमेंट प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति को नए भारत के निर्माण की आधारशिला बताते हुए कहा कि इससे समाज को भेड़ चाल से मुक्ति मिलेगी। वैसे भी हमारी सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था सालों से एक पुराने ढर्रे पर चल रही है, जिसके कारण नई सोच, नई ऊर्जा को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। कभी डॉक्टर बनने की होड़ लगी तो कभी इंजीनियर और कभी वकील। यह सब रुचि, योग्यता और जरूरत का आकलन किए बगैर ही सभी को एक ओर झोंकने के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। शिक्षा को इस प्रवृत्ति से बाहर निकालना जरूरी था। नई शिक्षा नीति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, शिक्षाविदों और उच्च शिक्षण संस्थानों के निदेशकों को संबोधित कर रहे थे। नई शिक्षा नीति के अमल पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसको लेकर किसी तरह की आशंका की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री की यह प्रतिबद्धता इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले जो भी शिक्षा नीति बनी उसके अमल में काफ़ी लेट लतीफ़ हुई। 1986 में जो नीति आई थी उससे ज़्यादा
ज़्यादातर मसौदे को 1992 में ही लागू किया गया था। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में दो न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि भारत और अमेरिका में बढ़ेगा सहयोग, और दूसरी न्यूज़ है एलएसी पर उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखेगी सेना और वायुसेना। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस दिन चीन के प्रसिद्ध ऐप टिकटॉक को प्रतिबंधित करने को और अमेरिका को दवा उद्योग में आत्मनिर्भर बनाने का ऐलान किया है, उसी दिन भारत व अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच टेलीफोन वार्ता होना महज संयोग नहीं था। ट्रंप प्रशासन के इन दोनों फैसलों के तार भारत से जुड़े हैं। भारत व अमेरिका इस समय चीन पर आर्थिक नकेल कसने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर व अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो के बीच हुई वार्ता इस सहयोग को आगे बढ़ाने में मददगार होगी। आने वाले दिनों में 5G, ई कॉमर्स और फार्मा सेक्टर में भारत व अमेरिका के बीच कई तरह के गठबंधन पर बात आगे बढ़ी है। यह गठबंधन इन सेक्टरों की चीनी कंपनियों के समक्ष बड़ी प्रतिस्पर्धा पेश करेगा। भारत व अमेरिका के विदेश मंत्रालयों की तरफ से दी गई सूचना के मुताबिक जयशंकर व पोम्पियो के बीच तमाम द्विपक्षीय मुद्दों, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र पर विस्तार से चर्चा के अलावा अक्टूबर में दोनों देशों के बीच होने वाली 2+2 वार्ता को लेकर बात हुई है। जयशंकर व पोम्पियो की टेलीफोन वार्ता के कुछ ही देर बाद अमेरिका ने चीन के 2 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित करने का ऐलान किया है। आदेश में भारत की तरफ से भी चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने का जिक्र भी किया गया है। दूसरी न्यूज़ है, चीन के साथ जारी मौजूदा विवाद सुलझने तक सेना और वायुसेना लद्दाख, उत्तरी सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखेगी। घटनाक्रम से परिचित लोगों ने शुक्रवार को यह बात कही है। थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवाने एलएसी के साथ सीमावर्ती संरचनाओं के संचालन की देखभाल करने वाले सेना के वरिष्ठ कमांडरों को सूचित कर चुके हैं कि वे किसी भी चीनी दुस्साहस से निपटने के लिए पर्याप्त सतर्कता बनाए रखें। पिछले 3 हफ्तों में थल सेना अध्यक्ष ने भारत चीन के बीच लगभग 3500 किलोमीटर लंबी एलएसी पर सेना की तैनाती की देखरेख के लिए जिम्मेदार सभी वरिष्ठ कमांडरों के साथ विस्तृत चर्चा की है। पूर्वी लद्दाख में कई स्थानों में चीन की एलएसी द्वारा वापसी की प्रक्रिया में सुस्ती के मद्देनजर उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखने का ताज़ा निर्देश आया है। तो ये इंटरनेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो है गाँव के मकानों पर भी बैंक से कर्ज लेना हो जाएगा आसान। ग्रामीण क्षेत्र की आवासीय संपत्तियों पर बैंक से कर्ज लेना और आसान हो जाएगा। ग्राम पंचायतों के दायरे में आने वाली आवासीय संपत्तियों का मालिकाना हक देने की योजना परवान चढ़ने लगी है। गांवों के मकानों का डिजिटली सर्वेक्षण कई राज्यों में शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसे गांव के लोगों के लिए ने एक क्रांतिकारी फैसला माना है। पंचायतों में कामकाज में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई प्रणाली को अपनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। स्वामित्व योजना के लागू हो जाने के बाद गांव में रहने वाले लोग भी शहरों की तर्ज पर अपने मकानों का व्यावसायिक उपयोग कर सकेंगे। गांव के लोगों के पास फिलहाल उनके मकानों के कोई कानूनी दस्तावेज नहीं होने से बैंक उसके आधार पर कर्ज देने से मना कर देते हैं। पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना पर ज़्यादातर राज्यों में क्रियान्वयन होने लगा है। मंत्रालय के आयोजित वर्चुअल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस योजना को सभी राज्यों से लागू करने की अपील की है। देश की तकरीबन 2 लाख ग्राम पंचायतें इंटरनेट से जुड़ चुकी हैं। पंचायतों में पारदर्शिता लाने को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ई पंचायत पुरस्कार की शुरुआत की गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गाँव की आत्मनिर्भरता के बारे में तोमर ने कहा कि इसमें मूल में गांव की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। पंचायतों की भूमिका को और विस्तार देने के बारे में उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को अब समग्र विकास पर जोर देना है। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं हमारे लिए। पहला आर्टिकल है स्वराज के प्रणेता लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक की ऊर्जा से महात्मा गांधी को स्वदेशी का मंत्र मिला तो मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में जुट गए और सरकार एवं
अरविंद घोष क्रांति के मार्ग पर निकल पड़े। सावरकर और अरविंदो घोष क्रांति के मार्ग पर निकल पड़े, और इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। दूसरा आर्टिकल है हमारा, जलभराव के संकट से जूझते शहर। जलभराव से केवल शहरी अवसंरचना का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि जीवन का हर क्षेत्र प्रभावित होता है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी द्वारा। तीसरा आर्टिकल है, शिक्षा में सुधार की चुनौती। प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया है उससे अब शिक्षा में काफ़ी सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी पर लिखा गया है तीसरा आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। स्वराज के प्रणेता लोकमान्य तिलक। अमर स्वतंत्रता सेनानी और महान विचारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 100 साल पहले 1 अगस्त 1920 को इस लोक से परलोक की ओर प्रयाण किया था, परंतु उनके व्यक्तित्व, विचार और उनके द्वारा स्थापित परंपराओं की प्रासंगिकता आज भी पहले जितनी ही है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व आज के लिए एक अमूल्य धरोहर है, जिसमें व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों का दिशा दर्शन करने का काल्यजी समर्थक है। तिलक जी बहुआयामी क्षमता के धनी थे। शिक्षक, अधिवक्ता, पत्रकार, समाज सुधारक, चिंतक, दार्शनिक, प्रखर वक्ता, नेता, स्वतंत्रता सेनानी जैसे विभिन्न रूपों और उनके दायित्वों का उन्होंने सभ्य ढंग से निर्वहन किया है। राष्ट्र की स्वाधीनता को लेकर तिलक जी का स्पष्ट मत था। वह कांग्रेस के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संपूर्ण स्वराज की मांग करते हुए कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। इस वाक्य ने स्वतंत्रता आंदोलन को लोक आंदोलन में परिवर्तित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उनका मानना था कि भारतीयों को अपनी संस्कृति के गौरव से परिचित कराने पर ही उनमें आत्मगौरव एवं राष्ट्रीयता की भावना पैदा की जा सकती है। उन्होंने अपने समाचार पत्र मराठा में लिखा था कि सच्चा राष्ट्रवाद पुरानी नींव के आधार पर ही निर्मित हो सकता है। 1951 में जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तो उसके मूल में कहीं न कहीं तिलक जी का यह दर्शन समाहित था, क्योंकि जनसंघ ने भारत के विकास का जो खाका बनाया वह पाश्चात्य मॉडल पर आधारित न होकर भारतीय दर्शन, सांस्कृतिक और ज्ञान पर आधारित था। तिलक जी भारतीय संस्कृति जागरण के आधार पर देशवासियों में राष्ट्र प्रेम उत्पन्न करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार की पहल की, जिनमें राजनीति, सार्वजनिक गणपति उत्सव और शिवाजी महाराज जयंती प्रमुख है। तिलक जी भारतीय आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विषयों की गहरी समझ रखते थे। जब ब्रिटिश हुकूमत ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा करके उन्हें वर्मा की मांडले जेल में भेज दिया तो वहां भी उनकी सांस्कृतिक चेतना और सक्रियता पर विराम नहीं लगा। जेल में उनके भीतर का विद्वान जाग उठा और उन्हें हमें श्रीमद् भागवत गीता के रहस्य खोलने वाली गीता रहस्य नामक कृति प्राप्त हुई, जिसके विषय में राष्ट्र कवि दिनकर ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता एक बार तो कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण के मुख से कही गई और दूसरी बार उसका सच्चा आख्यान तिलक ने किया। आज आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। तिलक जी ने भी स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर बल दिया था। उन्होंने शिक्षा, मीडिया, लघु उद्योग, कपड़ा मिल जैसे क्षेत्र में अनेक प्रकार के उद्योग आरंभ किए और उनका संचालन भी किया। देसी उद्योगों को पूंजी मुहैया कराने हेतु उन्होंने पैसा फंड नामक एक कोष शुरू किया था और युवाओं का आह्वान किया था कि वे एक दिन का वेतन उसमें दें। इन सब गतिविधियों के माध्यम से उनका यही संदेश था कि अन्य देशों पर भारत की निर्भरता कम हो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर होने की दिशा में अग्रसर है। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर तिलक जी बल देते थे। आज जब 34 साल बाद मोदी सरकार नई शिक्षा नीति लाई है तो उसमें मातृभाषा में शिक्षा को लेकर व्यवस्था की गई है। मरण और स्मरण में केवल आधे स का अंतर होता है, लेकिन इस आधे अक्षर के लिए पूरे जीवन सिद्धांतों पर चलना पड़ता है, तब जाकर लोग मरण के 100 साल बाद आपको स्मरण करते हैं। तिलक जी का ऐसा व्यक्तित्व था जो 100 साल बाद भी लोगों के मन मस्तिष्क में अपनी छाप छोड़ते हुए आने वाले अनेक वर्षों तक इसका प्रभाव बना रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है, जल भराव के संकट से जूझते शहर। कोरोना महामारी के बीच मानसून के इस मौसम में कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं भूस्खलन हो रहा है तो कहीं शहर जलमग्न हो रहे हैं। बाढ़ तो इस देश की विशेषताओं में से शामिल हो गया है।
जल भराव की समस्या पहले गांव तक ही सीमित थी, उसने अब शहर को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आज उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक लगभग प्रत्येक राज्य के शहर जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। देश के विकसित शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, पटना, कानपुर, अंबाला, लुधियाना, अहमदाबाद, सूरत, कोलकाता आदि कुछ घंटों की बारिश में लबालब हो जाते हैं, जिनमें जान के साथ माल का भी नुकसान होता है। शहरीकरण एवं मानवीकरण कारणों ने इस समस्या को और अधिक बढ़ा दिया है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहर भी असहाय में नजर आते हैं। अफसोस कि इन समस्या का अभी तक कोई ठोस उपाय नहीं खोजा गया है। ऐसे में सरकार की प्रबंधन व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। जल भराव की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद यह समस्या प्रतिवर्ष और अधिक गंभीर होती जा रही है। यद्यपि यह आकस्मिक समस्या नहीं है, परंतु इसके बावजूद सरकारें और उनके प्रशासन द्वारा इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया है। इस समस्या के निदान के लिए दीर्घकालीन ठोस नीति आज भी पहली आवश्यकता है। आगे आर्टिकल में लिखा गया है कि पॉलीथीन, मलबा और अन्य ठोस कचरे से नालियों के जाम होने से कारण सड़कों पर पानी लंबे समय तक भरा रहता है, तो कहीं नालियों के ढाल ठीक न होने की वजह से भी जलभराव होता है। शहरों में जलभराव की समस्या से छुटकारा दिलवाने में स्मार्ट शहर की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसा शहर ही स्मार्ट शहर होगा जहां हरियाली होगी एवं ठोस कचरा प्रबंधन सहित स्वच्छता की समुचित व्यवस्था होगी, जिसका विकास 4 स्तंभों संस्थागत, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना पर आधारित होगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस साहसिक पहल की शुरुआत 2015 में की गई थी। इसके अंतर्गत पहले चरण में 2015 से 2020 तक 59 शहरों को स्मार्ट शहर बनाया जाना था, परंतु इस क्षेत्र में मात्र 30% ही कार्य पूर्ण हो सका। यदि इन शहरों में कार्य की गति को तेज कर उसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए तो काफी हद तक जल भराव की समस्या से मुक्ति मिलेगी। शर्त बस इतनी सी है कि इस संबंध में प्रयास गंभीरता से होने चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है शिक्षा में सुधार को चुनौती। प्रधानमंत्री के इस कथन से शायद ही कोई असहमत हो कि हमारा शैक्षिक ढांचा वर्षों से जिस पुराने ढर्रे पर चल रहा है उसके कारण नई सोच और ऊर्जा को बढ़ावा नहीं मिल सका है। इसके साथ साथ अन्य अनेक कारणों और विशेष रूप से दुनिया में तेज गति से हो रहे बदलावों के चलते नई शिक्षा नीति आवश्यक हो चुकी है। चूंकि नई शिक्षा नीति आने में 3 दशक से ज़्यादा समय लग गया, इसलिए इसकी आवश्यकता और बढ़ गई है। उस पर अमल प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। यह अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने इस बात को महसूस किया कि लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि आखिर इतना बड़ा सुधार कागजों पर तो कर दिया गया, लेकिन इसे जमीन पर क्यों नहीं उतारा गया। निसंदेह यह एक चुनौती है और उससे पार पाने में सफलता तभी मिलेगी जब राज्य सरकारें दलगत राजनीति से परे हटकर नई शिक्षा नीति के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाएंगी। यह एक शुभ संकेत है कि ज्यादातर राज्य सरकारें नई शिक्षा नीति को उपयोगी मान रही हैं, लेकिन केवल इतने से बात नहीं बनेगी। उन्हें उन तत्वों को हतोत्साहित करना होगा जिन्होंने संकीर्ण राजनीतिक कारणों से नई शिक्षा नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा नीति का अध्ययन किए बगैर ही उसके खिलाफ बयान दाग दिए हैं। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो है कि अगला T20 विश्व कप भारत में और 2022 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया को। आईसीसी ने शुक्रवार को हुई कोर बैठक में T20 विश्व कप की मेजबानी का अहम फैसला लिया है। इसके तहत 2021 में होने वाला T20 विश्व कप भारत में आयोजित किया जाएगा, जबकि इसी वर्ष कोरोना वायरस की वजह से स्थगित हुए T20 विश्व कप का आयोजन 2022 में ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। यह फैसला बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख द्वारा बोर्ड बैठक में लिया गया। हालांकि आईसीसी 2021 विश्व कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया को देने की तैयारी कर चुकी थी, क्योंकि वहां विश्व कप की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। लेकिन भारत की ओर से कहा गया कि हमें जो 2021 T20 विश्व कप की मेजबानी मिली हुई है, हम उसी हिसाब से जाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 2023 में वनडे विश्व कप होना है। ऐसे में 2 साल का अंतर होना चाहिए। प्रसारणकर्ता भी भारत की बात से सहमत थे। तो ये आज का
यानी 8 अगस्त 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।